हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट हमारे जो एसीएफ का सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है। ये हमारे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है। इसमें यूनिट फर्स्ट में हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर वगैरह, लोकेलिटी फैक्टर और इनके इंटरेक्शन को भी, इसके साथ ही ट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वीकल्चरल सिस्टम को भी हमने देखा। अब हम देखेंगे रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसके साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह, नेचुरल आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल डिस्क्रिप्शन, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चरल सिस्टम वगैरह जो कैरेक्टर हैं वो हम आज देखेंगे, रीजनरेशन मेथड्स। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनको देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या होता है और किस तरीके से किसी फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जाता है। किसी फॉरेस्ट के रीजनरेशन से मतलब है किसी फॉरेस्ट को दोबारा उगाना या फिर उसका रिन्यूअल। एंड इसमें क्या है, फॉरेस्ट क्रॉप्स को नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन से रीजनरेट किया जाता है। इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रीजनरेशन है वो 3 टाइप से किया जा सकता है। एक तो नेचुरल रीजनरेशन, एक आर्टिफिशियल रीजनरेशन, एक नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन सीड्स के थ्रू या कोपाइसिस के थ्रू या फिर रूट सकर्स के थ्रू किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन ये सीड को उगा के या फिर प्लांटिंग के थ्रू किया जा सकता है। हमने देखा कि यहाँ पे जो रीजनरेशन है वो सीड के थ्रू कर सकते हैं। नेचुरल रीजनरेशन को कोपाइसिस के थ्रू कर सकते हैं, यानी किसी प्लांट को ऐसे कट किया है यहाँ से और उस पे फिर से प्लांट उगाते हैं, इनसे भी फॉरेस्ट को जनरेट किया जाता है। फिर आते हैं रूट सकर्स। इसमें जो रूट है उस पे भी एक पूरा ट्री बन जाता है। इस तरीके से फॉरेस्ट नेचुरल तरीके से रीजनरेट होते हैं। अब हम देखेंगे कि नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड्स, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, कि सीड प्रोडक्शन पे, डिस्पर्सल पे, उसके जर्मिनेशन पे और एस्टैब्लिशमेंट पे। फर्स्ट है सीड प्रोडक्शन। अभी ये जो सीड प्रोडक्शन होता है ये डिपेंड करता है स्पीसीज पे, एज पे, क्राउन की साइज पे और क्लाइमेट पे। आप देखेंगे कि स्पीसीज पे ये किस तरीके से डिपेंड करता है, कि कुछ स्पीसीज होती हैं वो एनुअली सीड प्रोड्यूस करती हैं, कुछ 2 साल में और कुछ 3 या 5 साल में और कुछ साल में 2 बार। जो हमारा प्लांट होता है नीम, वो हर साल सीड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एज के बेसिस पे। यंग और मैच्योर ट्रीज होते हैं वो पुअर क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो मिडिल एज वाले ट्री हैं वो अच्छे सीड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ द क्राउन। बिग क्राउन वाले जो ट्रीज होते हैं वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छे सीड प्राप्त हों और मैक्सिमम सीड प्राप्त हों। इसके बाद है क्लाइमेट फेवरेबल क्लाइमेट इनहेंस सीड प्रोडक्शन, और जो एडवर्स फैक्टर्स होते हैं जैसे हैवी विंड चलती है या ड्रोट वगैरह की कंडीशन, वहाँ पे सीड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, यानी सीड को विंड के द्वारा इधर उधर फैलाया जा सकता है, वाटर के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। इसमें स्प्राउट्स बनते हैं सीड के और फिर यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन होता है। अब हम कुछ फैक्टर को स्टडी करेंगे जो कि सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स को देखेंगे।
इसमें है परमिएबिलिटी टू वाटर। अगर सीड है वो इम्परमिएबल है, यानी उसमें वाटर है वो एंटर नहीं कर पाए, तो सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी टू ऑक्सीजन। अगर सीड है वो इम्परमिएबल है, यानी ऑक्सीजन वहाँ नहीं एंटर कर सकती, तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे कई सारी स्पीसीज होती हैं जिनमें हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जर्मिनेशन नहीं होता सीड का, उसको कुछ वक्त लगता है, उसके बाद में एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है और सीड जर्मिनेट होते हैं। नेक्स्ट है राइपनिंग प्रोसेसेस। कुछ स्पीसीज में सीड्स को आफ्टर राइपनिंग प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, ताकि सीड है वो मैच्योर हो सके और उसके बाद उनका जर्मिनेशन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है वायबिलिटी। इसमें रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं जो कि फ्रीजिंग और ड्राइंग के दौरान सरवाइव नहीं कर पाते। इनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है पपाया सीड्स। सो इनकी जो वायबिलिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ये सरवाइव कर जाते हैं फ्रीजिंग या फिर इनको ड्राई करके रखा जाए तो। इनकी लॉन्गर सीड वायबिलिटी होती है। इसके बाद है साइज ऑफ सीड। यहाँ पे बिग साइज के जो सीड होते हैं वो अच्छे सीड माने जाते हैं, उनसे जो प्रोडक्शन है या फिर उनके जर्मिनेट होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं बजाय कि स्मॉल सीड के। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। मॉइस्चर किसी भी प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है एयर। एयर जो सॉइल एयर होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है रेस्पायरेशन के लिए सीड के। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है तो वो इनएक्टिवेट कर देता है लिविंग सेल्स को, और अगर टेम्परेचर हाई है तो वो डिस्ट्रक्ट कर देता है एंजाइम्स को। सो इसके लिए कार्डिनल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि प्लांट जो है सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। नेक्स्ट है लाइट। जर्मिनेशन के लिए लाइट है वो लाइट से इंडिपेंडेंट होता है जर्मिनेशन की प्रोसेस, लेकिन जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद ये काफ़ी इसेंशियल होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। नेक्स्ट है सीड बेड। सीड बेड वो एरिया होता है जहाँ पे सीड ग्रो करने के लिए बोए जाते हैं। ये इस तरीके से होने चाहिए ताकि सीड को सोइल एयर अच्छे से प्राप्त हो सके और सोइल अच्छी हो, वहाँ पे मॉइस्चर हो, टेम्परेचर भी उसे अच्छा मिले ताकि सीड अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। नेक्स्ट है सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट। काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है सॉइल कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिशन होना चाहिए, इसके साथ ही जो सॉइल है वो ड्रेनेज वाली मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, ताकि प्लांट के जर्मिनेशन में हेल्प मिले। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का काफ़ी रोल है, इसको हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वीड्स। तो खरपतवार की उपस्थिति में सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट टफ हो जाएगा। सो सीड एस्टैब्लिशमेंट के लिए सिक्योर वीड एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, सिक्योर्ड वीड कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। सो ग्रेजिंग की वजह से जो एस्टैब्लिश्ड सीड हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद है बर्निंग। बर्निंग मीन्स जो फायर लगती है फॉरेस्ट में, उसकी वजह से जो सीडलिंग हैं उनको नुकसान पहुंचता है।
नेक्स्ट है ड्रिप। जब रेनफॉल गिरती है तो उसकी वजह से जो सीडलिंग है उनको नुकसान पहुंचता है, ये इस ड्रिप के अंडर आता है। नेक्स्ट है कंपटीशन ऑफ क्रॉप। यहाँ जब दो क्रॉप्स में आपस में कंपटीशन चलता है तो सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि क्लेरोडेंड्रोन और साल, इन दोनों के बीच में यहाँ कंपटीशन चलता है। नेक्स्ट है स्ट्रोबिलंथस और टीक, इन दोनों में आपस में कंपटीशन चलता है। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ क्रॉप। मिक्स्ड जो क्रॉप होती हैं वहाँ पे सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट अच्छे से होता है बजाय कि मोनोक्रॉपिंग के। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो वो डेवलप करते हैं रूट्स और शूट्स। जब रूट्स हैं वो अगर अच्छे से डेवलप हुई हैं तो ये फैसिलिटेट करती हैं बेटर एस्टैब्लिशमेंट सीडलिंग का। सो हमने देखा कि काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम द क्लियर फेलिंग सिस्टम। नेचुरल रीजनरेशन किया जा सकता है एडजेसेंट स्टैंडिंग क्रॉप से। हमने देखा था कि अल्टरनेट लगी होती हैं क्रॉप, और जो एक तो अनफेल्ड होती है क्रॉप और एक है वो उसको क्लियर फेल कर दिया जाता है। तो जो अनक्लियर होती है, अनफेल्ड होती है, उससे जो सीड गिरते हैं उससे नेचुरल रीजनरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड लाइंग डोरमेंट। सो जो डोरमेंट प्रोसेस में रहते हैं सीड, उनसे नेचुरल रीजनरेशन हो जाता है जब वो जर्मिनेट होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम राइप सीड फॉलन ड्यूरिंग फेलिंग। सो फेलिंग के दौरान जो सीड गिरते हैं उनसे होता है नेचुरल रीजनरेशन। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम एडवांस ग्रोथ्स। इसके बाद है नेचुरल रीजनरेशन अंडर सेल्टरवुड सिस्टम। इससे पहले हमने क्लियर फेलिंग सिस्टम देखा। अब ये जो सेल्टरवुड सिस्टम के अंदर नेचुरल रीजनरेशन होता है ये क्लियर फेलिंग की बजाय थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम यहाँ जो देख रहे हैं ये सब सिल्वी कल्चरल कैरेक्टर्स हैं। सो यहाँ पे सेल्टरवुड सिस्टम में सीड, यहाँ सीड फॉर रीजनरेशन है, ये ऑब्टेन किया जा सकता है ट्रीज से रिटेन्ड इन एडजासेंट। नेक्स्ट है लाइट रिक्वायरमेंट एंड कैनोपी मैनिपुलेशन। सो ये सब मैनेजमेंट प्रैक्टिस ज़रूरी होती हैं सेल्टरवुड सिस्टम में। उसके बाद है सॉइल कंडीशन। यहाँ पे जो स्ट्राइप्स होती हैं उसके आसपास ट्रैक्टर वगैरह से या फिर डिगिंग की जाती है ताकि जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए। उसके बाद है बर्निंग। बर्निंग में जैसे कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनको अपने डोरमेंसी से बाहर आने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, तो ये उनके जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होती है। और कई बार बर्निंग से जो वीड हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ये भी जो नेक्स्ट क्रॉप आती है उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर बर्निंग जर्मिनेशन के बाद हो तो ये सीड्स को ख़त्म कर देती है, जिससे जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्रॉप वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके बाद है स्लैश डिस्पोजल। इससे क्लियर लैंड प्राप्त होती है नेक्स्ट जर्मिनेशन के लिए। फिर है वीडिंग। वीडिंग की प्रोसेस के थ्रू जो खरपतवार है उसको हटा लिया जाता है ताकि जो सीड जर्मिनेट होंगे उनके लिए जो कंपटीशन है वो रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है क्लीनिंग। क्लीनिंग की प्रोसेस में जो अनवांटेड मटेरियल है उसको यहाँ पे क्लीन कर दिया जाता है। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज बाय एनिमल्स। ये इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनसे जो यंग सीडलिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, या फिर जर्मिनेट अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद वो डिस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं इन एनिमल्स के द्वारा।
इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है एनिमल से। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन अंडर सिलेक्शन फॉरेस्ट। यहाँ पे रिमूवल किया जाता है एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर का। यहाँ जो भी वुड्स होती हैं जो एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर से ज़्यादा की हों तो उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि अच्छा लाइटनिंग इन्वायरमेंट मिल सके जो यंग रीजनरेशन जो आ रही है उसको। नेक्स्ट है थिनिंग बिलो एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर। यहाँ पे जो डिजीज्ड ट्री होते हैं इन्फेरियर उनको हटा दिया जाता है थिनिंग प्रोसेस के थ्रू। एंड नेक्स्ट है कल्चरल ऑपरेशन। यहाँ पे क्लीनिंग वीडिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वो की जाती है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन बाय कोपाइसिस। इसमें है कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रीजनरेशन को कोपाइसिस के थ्रू जब होती है रीजनरेशन तब। फर्स्ट है स्पीसीज। तो कुछ जो स्पीसीज हैं वो स्ट्रॉन्ग कोपाइसर होती हैं, कुछ फेयर कोपाइसर और कुछ बैड कोपाइसर होती हैं और कुछ है जिनसे कोपाइस प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। कोपाइस का जो मीनिंग है वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो ट्री होता है उसको अगर कट कर लिया जाता है तो इस तरीके से जो स्टेम बचता है और उस पे जो प्लांट्स उगते हैं इस तरीके से जो जर्मिनेट होता है नेचुरल तरीके से, सो इसे नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं थ्रू कोपाइसिस। नेक्स्ट है एज ऑफ द ट्री। यहाँ पे जो यंग ट्री हैं और सैपलिंग हैं वो गुड कोपाइसिस प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है सीजन ऑफ कोपाइसिंग। जो स्प्रिंग है उससे जस्ट पहले कोपाइसिंग की जाती है तो फिर अच्छा जनरेशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ स्टम्प। ये आइडियल 15 से 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कटिंग। इसमें जो कट किया जाता है वो एकदम इक्वली किया जाना चाहिए। इसके बाद है रोटेशन। रोटेशन से यहाँ मीनिंग है जैसे ये प्लांट है इसको कट करके कोपाइसिस प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे फिर से प्लांट बना उसको फिर से कट किया, तो इस तरीके से जो रोटेशन होता जाता है वो इसको प्रभावित करता है। इससे जो कोपाइसिंग एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन बाय रूट सकर्स। ये एप्लीकेबल है, यहाँ पे प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। डायस्पोरस टोमेन्स्टोसा, इस प्लांट को यहाँ देख सकते हैं। ये प्लांट की जो रूट्स होती हैं उन पे ये पूरा ट्री डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है डेलबर्जिया सीसो। सो ये जो प्लांट है वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता है, इसको सीसम प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन सप्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो कई बार जो एरिया होता है वो नेचुरल रीजनरेशन होने के बाद कुछ एरिया ब्लैंक रह जाता है तो फिर उसको आर्टिफिशियल रीजनरेशन से सप्लीमेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन को। ये सोइंग के थ्रू, प्लांटिंग के थ्रू या फिर और भी आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन का? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका टू रिफॉरेस्ट एन एरिया, यानी रीस्टॉकिंग करना फेल्ड एरिया की, यानी क्लियर फेलिंग के बाद में जो एरिया होता है वहाँ पे आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू फिर से उसको रीजनरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टू अफॉरेस्ट एन एरिया, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ फॉरेस्ट वेजिटेशन है या तो कभी नहीं थी या बहुत लंबे टाइम से नहीं है, तो उस एरिया को आर्टिफिशियल रीजनरेशन से फिर से रीजनरेट करना। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ रीजनरेशन। सो फर्स्ट है यील्ड। सो अगर अच्छी यील्ड प्राप्त करनी हो तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन प्रीफरेबल होता है।
क्रॉप कंपोजिशन के लिए आर्टिफिशियल रीजनरेशन प्रीफर किया जाता है क्योंकि इससे बेटर आउटकम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डैमेज बाय पेस्ट। इसमें नेचुरल रीजनरेशन प्रीफरेबल होता है क्योंकि जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है उसमें प्योर फॉरेस्ट रीजनरेट किए जाते हैं, तो अगर किसी पेस्ट का अटैक हो जाता है तो पूरी की पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे नेचुरल रीजनरेशन प्रीफरेबल है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ लॉस एंड डेटोरिएशन ऑफ सॉइल। इस स्थिति में नेचुरल रीजनरेशन को ही प्रीफर किया जाता है। इसके बाद आता है जेनेटिकल कंसिडरेशन। अगर हमें ट्री की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रीजनरेशन प्रीफर किया जाता है। इसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट। तो नेचुरल रीजनरेशन है उसकी कॉस्ट कम होती है, अगर हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी, इसलिए नेचुरल रीजनरेशन को प्रीफर किया जाता है। इसके बाद है कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन है किसी फॉरेस्ट क्रॉप का, उसको इस तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है चॉइस ऑफ स्पीसीज़। ये ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाते हैं, कई प्रोटेक्शन स्पीसीज, कई एस्थेटिक वैल्यूज़ के आधार पे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ साइट। इसके बाद है चॉइस ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो यहाँ देखा जाता है कि सोइंग करनी है या फिर प्लांटिंग करनी है ट्रीज़ की। ये जो प्लांटिंग मेथड्स हैं ये हमारा एक अलग से टॉपिक है, सो हम वहाँ डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। इसके बाद है स्पेसिंग। ये क्लोजर और वाइडर टाइप की होती है। इसके बाद है अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें सीड को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्लांटिंग वगैरह की प्रोसेस की जाती है। सो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में फॉरेस्ट रीजनरेशन को देखा, इसके नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन को हमने यहाँ स्टडी किया। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।